हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी को लेकर, जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड because of following reason. First reason, due to their small size. Second, high ionic charge. And the third, availability of vacant d orbital। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे हैव लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता क्या है। इसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर भी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है आपके पास जिसको आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? तो बेसिकली हमारे पास एक मेटल है और उस मेटल के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल है, और हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है और वो अनायनिक भी हो सकता है, जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर होना चाहिए। ऐसी स्पीशी या फिर ऐसे कंपाउंड या फिर ऐसे मॉलिक्यूल या फिर ऐसा एटम जिसके पास एटलीस्ट वन लोन पेयर हो, उसको आप क्या बोलते हैं? लाइगेंड्स। तो जो लाइगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना लोन पेयर मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा उसके लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं? लाइगेंड ने। और ऐसा बॉन्ड जिसको बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम से आते हैं, ऐसे बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ऐसे कंपाउंड को आप बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैव लार्ज टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बिकॉज इनका साइज बहुत छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से इनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, तो दे हैव लार्ज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द लाइगेंड्स। दूसरी बात, इनके पास होता है वेकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये लाइगेंड का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। दैट्स वाई दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे कि K4FeCN6। तो यहां पर आयरन हमारा सेंट्रल एटम है और जो वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, और साइनाइड क्या है? लाइगेंड, जो यहां पर लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। और भी बहुत एग्जांपल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो K4FeCN6, CONH3 3+, या फिर और भी है हमारे पास जैसे कि NiCO4। तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं जो कि अपना वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहे हैं किसको? लाइगेंड्स को। तो
ये लाइगेंड्स का लोन पेयर अपने वेकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करते हैं, दैट्स वाई दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नोट कर ले इस बात को आप। तो यहां पर आप एक बात और लिख सकते हैं, एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स have vacant d orbitals, so they can accept a lone pair of electron, so that's why they are also called लुईस एसिड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, जिस वेकेंट ऑर्बिटल में वो लाइगेंड का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, लुईस एसिड्स। सो दैट्स वाई जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी को स्टार्ट करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which speed up the chemical reaction by lowering the activation energy and without getting consumed in chemical reaction। तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर आप कैटलिस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर सारी बातों को एक्सप्लेन किया गया कि क्या होती है एक्टिवेशन एनर्जी एंड ऑल। तो आप केमिकल काइनेटिक्स में इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। तो ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और ये है हमारे पास प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम इस बात को पढ़ते हैं कि जितने भी हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, मतलब दे मस्ट पोजेस द मिनिमम एनर्जी सो दैट देयर कोलिजन इज इफेक्टिव, सो दैट दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू प्रोडक्ट। तो उनकी कोलिजन्स इफेक्टिव तब होती है जब उनके पास मिनिमम एनर्जी हो, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये वो थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करना होता है अगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहते हैं। तो मान के चलिए ये है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो अभी आपको इसको एक्सटर्नली एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पाए और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर पाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर पाए। नाउ दिस इज द एनर्जी, this much amount of energy we have to supply externally and this energy is called activation energy। now अगर आप इसी रिएक्शन को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट इसको एक ऑल्टरनेटिव पाथ प्रोवाइड करेगा बाय लोअरिंग द एनर्जी बैरियर। अगर आप सेम रिएक्शन को
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करेंगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एनर्जी बैरियर को नीचे लेकर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी तो वो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिहेव या फिर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एज अ कैटलिस्ट क्यों यूज किया जाता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट because of following reason. Reason number 1, their tendency to show variable oxidation state. जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी यूजफुल एज कैटलिस्ट। तो अभी आप एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल to get adsorbed। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इनके सरफेस के ऊपर बाइंड हो जाते हैं, और जब ये इनके सरफेस के ऊपर बाइंड होते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, जिसकी वजह से वो आपस में कोलाइड कर सकते हैं और अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नोट करें इस बात को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देयर टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई दे एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो क्या एग्जांपल है हमारे पास? तो जैसे एक रिएक्शन है हमारे पास I- प्लस H2O8 2- इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3 प्लस फॉर्म I2 एंड 2SO4 2-। अब ये जो रिएक्शन है वो Fe3 प्लस आयन की प्रेजेंस में हो रही है, तो यहाँ पर ये एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है। तो देखिए कैसे हेल्प करता है रिएक्शन को स्पीड अप करने में। तो स्टेप 1, यहाँ पर जो I- है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा, ये Fe3 प्लस को रिड्यूस कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, Fe2 प्लस में, और खुद कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। Fe3 प्लस इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने आप को रिड्यूस करके क्या बना लेगा, Fe2 प्लस। तो ये देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम जानते हैं Fe3 प्लस के जो आयरन होता है वो दो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, 2+ एंड 3+। तो यहाँ पर बहुत इजीली इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और अपने आप को 3+ से किस में कन्वर्ट कर लिया, 2+ में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो Fe3 प्लस है Fe2 प्लस, ये पर सल्फेट आयन को, इसको हम पर सल्फेट आयन बोलते हैं। अभी जो Fe2 प्लस है इसके पास I- का इलेक्ट्रॉन है, तो ये वो इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा, यानी कि Fe2 प्लस अब यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेगा और इसको रिड्यूस करके बनाएगा सल्फेट आयन और खुद कन्वर्ट हो जाएगा वापस से Fe3 प्लस में। क्योंकि आप जानते हैं जो कैटलिस्ट होता है वो कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, वो अपने आप को क्या कर लेगा, आखिरी में रीजनरेट कर लेगा। तो देयर टेंडेंसी टू फॉर्म वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं और दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि दे हैव टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई दे आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो नोट कर लें इस एग्जांपल को।
नेक्स्ट पॉइंट वी हैव, दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू गेट एड्सॉर्ब। तो होता क्या है, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेटिस है। लेटिस मतलब अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो होता क्या है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लाइक आपके पास एक रिएक्टेंट है ए और आपके पास एक रिएक्टेंट है बी, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट इनको अपने सरफेस के ऊपर क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा बाय मेकिंग वीक बॉन्ड विद देम। तो जब ये नया वीक बॉन्ड बनेगा तो पुराना जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होना शुरू होगा। अब होगा क्या, जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होते हैं तो ये आपस में भी कोलाइड करना शुरू करते हैं। तो यहां पर इनके बीच में आपस में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, और जैसे एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा तो ये जो ओल्ड बॉन्ड है ये टूटना शुरू होंगे। ये जो ओल्ड बॉन्ड है ये टूटना शुरू होंगे और एक नया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म होगा बिटवीन ए एंड बी। सो दैट्स हाउ D block elements are widely used as catalyst because they provide a large surface area for reactant molecules to get adsorbed on their surface and form weak bond with them। और जब वो वीक बॉन्ड बनता है तो उसकी वजह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और नए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिससे एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और कैटलिस्ट वापस से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे, कौन कौन से प्रोसेसेस है जहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स को यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट। तो नोट करें इसको। तो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस आप पढ़ते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जो किसकी प्रिपरेशन के लिए होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो कांटेक्ट प्रोसेस में जो कैटलिस्ट यूज किया जाता है वो होता है वेनेडियम पेंटॉक्साइड। हेबर्स प्रोसेस जो कि बहुत फेमस है, हेबर्स प्रोसेस किसकी प्रोडक्शन के लिए होता है, अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए, और यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है आयरन को। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है जिनको एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्टवाल्ड प्रोसेस, जो कि किसके लिए होता है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो यहां पे यूज किया जाता है प्लेटिनम का। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, जिसमें किसका यूज किया जाता है, आप प्लेटिनम यूज कर सकते हैं, निकल यूज कर सकते हैं, या फिर पैलेडियम का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं विच आर वाइडली यूज्ड एज कैटलिस्ट। तो नोट कर लें, कई बार जेई में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन से प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, तो नोट कर लें अच्छे से इसको। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, तो हम जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं दे आर मेटल्स, और जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। जो चीज़ें हार्ड होती हैं उनका जो एटम होता है वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होता है। तो अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर जनरली मेटल, और मेटल्स में जो एटम होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। तो ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेटिस है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जब ये एटम्स टाइटली पैक्ड होते हैं फिर भी यहाँ पर खाली स्पेस रह जाता है, और इस खाली स्पेस को आप क्या बोलते हैं, इस खाली स्पेस को कहा जाता है वॉइड। या तो आप इसको वॉइड बोलते हैं या फिर आप इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट।
तो होता क्या है कि जब आप इस मेटल के लेटिस को डोप करते हैं, किसके साथ, आप इसकी डोपिंग करें या फिर कार्बन के साथ या फिर हाइड्रोजन के साथ या फिर बोरोन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ, जो कि स्मॉल साइज एटम है, तो होता क्या है कि जब इसकी डोपिंग की जाती है तो ये जो स्मॉल साइज एटम होते हैं ये इन वेकेंट स्पेसेस में फिट हो जाते हैं। तो जब ये वेकेंट स्पेसेस में एटम फिट हो जाते हैं, when the interstitial sites are occupied by small sized atom like hydrogen, boron, carbon, nitrogen, such compounds are called interstitial compound। तो लिखते हैं इसके बारे में, when small sized atom like boron, carbon, nitrogen, hydrogen are passed over the surface of lattice of metal, then these small sized atom occupy the interstitial site and gets fit into them। Such compounds are called interstitial compounds। तो होपफुली ये बात आपको समझ में आ रही हो कि जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर मेटल्स हार्ड हैं तो उनका जो एटम होगा वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होगा। टाइटली पैक्ड है तो उनके बीच में यहाँ पे कुछ वेकेंट स्पेसेस होते हैं। तो जब आप इस लेटिस के सरफेस के ऊपर कुछ स्मॉल साइज एटम को रन करते हैं तो वो छोटे छोटे एटम्स इन खाली जगहों में टाइटली फिट हो जाते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो नोट करें इस बात को। तो यहां पर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो पॉइंट है हमारे पास, दे आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक एंड they are not covalent or not ionic। तो अगर हम बात करें कि जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं ना ही इनका नेचर कोवलेंट होता है और ना ही इनका नेचर आयोनिक होता है। क्यों? क्योंकि ना ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है और ना ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। तो इन कंपाउंड्स का नेचर ना ही कोवलेंट होता है ना ही आयोनिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं। नॉन स्टोइकोमेट्रिक का मतलब ये जो एक एटम है ये किसी एक एटम को पूरे तरीके से बिलोंग नहीं कर रहा है, ये कई सारे एटम्स के कांटेक्ट में आ रहा है। दैट्स व्हाई दीज कंपाउंड्स आर नॉन स्टोइकोमेट्रिक। तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को लेकर बात करें तो एग्जांपल है हमारे पास TiC, Mn4n, Fe3H, VH 0.56 एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास किसके, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के। तो नोट करें इसको। तो some important points
पॉइंट नंबर 1, देयर मेल्टिंग पॉइंट is higher than the parent atom. जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके पेरेंट मेटल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत वेकेंट स्पेस था, बट अब उन वेकेंट स्पेसेस में भी एटम टाइटली फिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हार्डनेस पहले से और ज़्यादा हो जाती है। अब हार्डनेस अगर ज़्यादा हो चुकी है मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उनको ब्रेक करने के लिए आपको टेम्परेचर, आपको हीट ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो पेरेंट मेटल से भी ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट, they are hard in nature than parent metal। तो अगर आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की बात करें तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जो हार्डनेस होती है वो उसके पेरेंट मेटल से भी ज्यादा होती है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टील। Carbon steel is an example of interstitial compound। तो होता क्या है, जो आयरन होता है, आयरन की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए उसको डोप किया जाता है। किसके साथ? कार्बन के साथ। तो आयरन के अंदर जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं, तो जब उसकी डोपिंग की जाती है कार्बन के साथ, तो वो जो इंटरस्टिशियल साइट्स होती है उसमें कौन फिट हो जाता है? उसमें कार्बन फिट हो जाता है, जिसकी वजह से आयरन की हार्डनेस और बढ़ जाती है, जिसको आयरन प्लस कार्बन इज कलेक्टिवली कॉल्ड स्टील। तो स्टील इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो हम जानते हैं कि जो स्टील होता है वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है एज कंपेयर टू आयरन। तो आपको रीजन समझ में आ रहा होगा कि ऐसा क्यों होता है। नोट करें इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास दे आर very hard, their hardness such as borides are much hard as diamond। अब हम जानते हैं कि जो डायमंड होता है वो नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अर्थ पे पाया जाता है। तो अगर आप इंटरस्टिशियल कंपाउंड में बोराइड्स फॉर्म करते हैं, मतलब अगर आप किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स को डोप करते हैं बोरोन के साथ, तो जो बोराइड्स बनेंगे उनकी जो हार्डनेस होती है वो किसके बराबर होती है? डायमंड के बराबर होती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की हार्डनेस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है एज कंपेयर टू पेरेंट मेटल। नेक्स्ट पॉइंट, they retain metallic conductance। तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं दे आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज देयर पेरेंट मेटल्स आर। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर केमिकली इनर्ट। तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है स्टील। आप जानते हैं कि जो स्टील होता है उसकी कोरोजन आसानी से नहीं हो पाती है, लेकिन जो आयरन होता है वो कोरोड हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब स्टील बनता है तो उसके जो वेकेंट स्पेसेस होते हैं वहां पर एटम फिट हो चुका है। अब वहां पर अटैक करने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो अब यहाँ पर जो गैस है उसको फिट होने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर वो अंदर जा ही नहीं पाएगा तो क्या वो उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन आयरन में क्या होता है? आयरन में ये जगह खाली रहती है,
जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो ईजिली अंदर एंटर हो सकती है और आयरन के साथ रिएक्ट कर सकती है। तो क्योंकि इनकी जो वेकेंट साइट है वो ऑक्यूपाई हो चुकी है, इस वजह से अब जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है अब वो वहां पर एंटर नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उनके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है वो क्या हो चुके हैं, केमिकली इनर्ट हो चुके हैं। तो नोट कर लें इस बात को। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एलॉय फॉर्मेशन। तो एलॉयज क्या होते हैं? जो एलॉयज होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा मेटल्स का। तो एलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और more metals whose atomic radius should not differ by 15%। तो एलॉयज को बनाया कैसे जाता है? तो मान के चलिए ये आपके पास, आप जानते हैं कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो साइज होता है वो कंपेरेबल है, मतलब एटॉमिक रेडियस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है या कोई बहुत ज़्यादा छोटा है, दे आर ऑफ कंपेरेबल साइज। तो इनके एलॉयज बनाना बहुत ईजी रहता है। तो मान के चलिए आपके पास कॉपर है और ये आपके पास जिंक है। अब आप इन दोनों को क्या कर लें, मेल्ट कर लें। मेल्ट करने के बाद आप इसको मिक्स कर लें। तो मिक्स करने के बाद जब आप इसको ठंडा करेंगे तो आप देखेंगे कि सम ऑफ द मेटालिक साइड्स ऑफ कॉपर इज ऑक्यूपाइड बाय जिंक, सम ऑफ द मेटालिक साइड्स ऑफ कॉपर इज ऑक्यूपाइड बाय जिंक। तो होता क्या है कि जब आप इनको मेल्ट करते हैं तो जो एटम्स होते हैं वो एनर्जी गेन करते हैं, और एनर्जी गेन करते हैं तो कुछ एटम्स आगे की तरफ निकल जाते हैं, तो वो जो साइट होती है वो खाली हो जाती है। अगर वो लेटिस पॉइंट खाली है तो अब जब इसको ठंडा किया जाता है तो सम ऑफ द एटम्स ऑफ कॉपर लेटिस इज ऑक्यूपाइड बाय या फिर रिप्लेस्ड बाय जिंक एटम और वाइस वर्सा, और इसी कंपाउंड को आप क्या बोलते हैं, एलॉय। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छे एलॉयज फॉर्म कर पाते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है वो कंपैरेबल होता है। तो आप यहाँ पर इजीली इनको इंटरमिक्स कर सकते हैं और एक एटम बहुत इजीली दूसरे एटम की जगह पे फिट बैठ सकता है। दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म एलॉय वेरी इजीली। तो नोट करें इस बात को। तो अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं एलॉयज के जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इनकी कॉम्पोजिशंस को याद करना है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास ब्रास। तो ब्रास किससे बनता है? ब्रास बनता है कॉपर और जिंक से। तो कॉपर आप ले सकते हैं यहाँ पे 60 to 80% और जिंक ले सकते हैं आप 20 to 40%। कहाँ पे यूज होता है ब्रास? ब्रास यूज होता है यूटेंसिल्स बनाने में। घर के जो बर्तन होते हैं वो किससे बने होते हैं? ब्रास से बने हुए होते हैं, जिसके अंदर क्या क्या होता है? कॉपर होता है और जिंक होता है। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड एग्जाम्पल, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज किससे बनता है? ब्रॉन्ज बनता है कॉपर से और टिन से। तो अगर आप कॉपर की कॉम्पोजिशन की बात करें तो ये होता है 60 to 80% और ये होता है 20 to 40%। कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%। थर्ड हमारे पास है गन मेटल।
तो गन का जो मेटल होता है वो किससे बनता है? वो बनता है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, जिसमें आपके पास कॉपर होती है 50%, टिन होता है 25% और जिंक होता है 25%। तो गन तो देखिए आपने, गन का जो मेटल होता है वो किससे बना होता है? कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर जो बनता है वो किससे बनता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल। और इसमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो होती है, गन मेटल की जो कॉम्पोजिशन है वो है 87% कॉपर एंड 10% टिन एंड 3% जिंक। और जो जर्मन सिल्वर की कॉम्पोजिशन है वो है 50%, 25% एंड 25%। नेक्स्ट है हमारे पास बेल मेटल। बेल का जो मेटल होता है वो किससे बना होता है? वो बना होता है कॉपर प्लस टिन से। कॉपर होता है इसमें 80% और टिन होता है इसमें 20%। तो बेल मेटल का यूज किया जाता है कैनन बनाने में। कैनन जो तोप होती है, तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो कैनन है बीजापुर का, तो बीजापुर में एक तोप रखी हुई है, बहुत बड़ी तोप है वो। तो वो तोप जो है वो उसमें जो मेटल यूज हुआ है या फिर जो उसमें एलॉय यूज हुआ है वो किस किस मेटल से बना है? तो वो था कॉपर प्लस टिन। ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में कि जो कैनन ऑफ बीजापुर है वो किस किस मेटल का कॉम्पोजिशन है, किस किस मेटल को मिलाकर बनाया गया है? तो वो है कॉपर प्लस टिन। नेक्स्ट है आपके पास स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील किस किस से बनता है? आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकल। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास ड्यूरा एल्यूमिन। जो ड्यूरा एल्यूमिन होता है इसका यूज किया जाता है इन मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बॉडीज, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ एयरक्राफ्ट बॉडीज। एयरक्राफ्ट की जो बॉडीज होती हैं उसको बनाने में ड्यूरा एल्यूमिन का यूज किया जाता है, जो कि बना होता है एल्यूमिनियम प्लस मैंगनीज प्लस कॉपर। नेक्स्ट है आपके पास सोल्डर। सोल्डर किससे बनता है? सोल्डर बनता है लेड प्लस टिन। तो लेड और टिन से बनता है ये, जो कि यूज कहाँ किया जाता है? सोल्डर देखा होगा आपने, इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स जोड़ने के लिए सोल्डर का यूज किया जाता है। देखा होगा सिल्वर कलर का होता है। तो जो टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, उसके पास एक हॉट रॉड होती है, तो वो सोल्डर को पहले मेल्ट करता है और उसके बाद इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स पर लगाता है। तो इलेक्ट्रिकल जॉइंट्स को जोड़ने में यूज किया जाता है सोल्डर का। सोल्डर किससे बना होता है? लेड और टिन से बना हुआ होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं जिनका कॉम्पोजिशन या फिर जिनके मेटल्स आपको पता होने चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है कि why d block elements form large number of complex compound, why d block elements are used as catalyst, and what are interstitial compound, and why d block elements form large number of alloys. So that's it for now. Thank you.